अस्सलाम वालेकुम। कहानी अप में आप सबको खुश आमदीद। एक खूबसूरत सा नावलेट आप सब के लिए जिसका नाम है मोहब्बत जाविदा है। राइटर मिसबा नौशीन। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। कमेंट, लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो फिर कहानी सुन लीजिए। मोमानी ने चने की दाल वाली प्लेट उठाकर पूरे ज़ोर से दीवार पर मारी थी। अनशरा की आंखें फट सी गईं। मार्बल लगी दीवारों और फर्श को 3 घंटे लगाकर साफ किया था और मोमानी ने इसकी मेहनत को पल भर के अंदर अकारत कर दिया था। वो शोला बार निगाहों से इसे घूरती ऐसे देख रही थी गोया कच्चा चबा जाने वाली हूँ। ये दाल बनाई है तुमने? इसे दाल कहते हैं या साबुन? खुद ही बता दो। अनशरा लब को चलते खड़ी रही। अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या तक रही हो? जाओ और कॉल करके मेरे लिए पिज़्ज़ा डील ऑर्डर करो। जाओ। तौबा है भाई, ज़िंदगी अजाब बना दी इस लड़की ने। जाने वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जिस वक्त तुम मुझ पर किसी अजाब की तरह मुसल्लत की गई। मनहूस मारी। मुमानी कोटते हुए से तादेर कोसती रही और अंदर वो आंसू पीती पिज़्ज़ा फ्रेंचाइज को नंबर और एड्रेस नोट करवाती रही। क्या बात है बेगम साहिबा, क्यों इस बेचारी पर चिल्ला रही हो? तुम्हें पिज़्ज़ा ही खाना था, डायरेक्ट ही ऑर्डर कर देती। दाल क्यों बनवाई? मामू कमरे से बाहर आए थे। अनशरा पर यकदम शफकत की फुहार बरसी। वाहिद वही थे जो इस घर में इसकी हमायत कर दिया करते थे। बहुत ज़्यादा तो नहीं, क्योंकि घर का माहौल वो कतई अपनी यतीम बेआसरा भांजी के लिए ख़राब नहीं कर सकते थे, मगर वो इसका ख्याल ज़रूर रखा करते हत्तल मकदूर। आपने किस गुनाह की सज़ा में मुझे इस लड़की का तोहफ़ा बख्शा अनवार साहब? मुमानी हमेशा की तरह खाइफ लहजे में चिल्ला कर बोली। मेरा बेटा मुझसे दूर हो गया। मेरी ममता तड़प तड़प जाती है जब इस मनहूस मारी की शक्ल देखती हूँ तो। आखिर क्या देखा था आपने इसमें? अनशरा जब फ़िनाइल में भीगा कपड़ा और पानी की बाल्टी दीवार साफ़ करने के लिए लाई तो उन्होंने बावाज़ बुलंद इसे देखकर कहा। अनशरा का चेहरा तारीख हो गया। हालांकि अल्फाज नए थे, ना ही लहजा ना ही कहने वाला, मगर तकलीफ़ तो हर दफ़ा ही जाने क्यों होने लगती थी और इतनी होती थी कि दर्द आँखों का सैले रवां बनकर बहता कि छुपाना मुहाल हो जाता। और अगर कभी मुमानी की नज़र पड़ जाती तो वो तो 2 हाथ जड़ने से भी बाज नहीं आती। मनहूस मारी, नहूसत फैला रही हो। मेरा बच्चा तो पहले ही परदेश में है, वगैरह वगैरह। होश करो नेक वक्त, मजालिम की चक्की में नहीं पिस रहा तुम्हारा बेटा जो तुम हर वक्त इस घर को मैदान जंग बनाए रखती हो। क्या गलत किया मैंने इसके साथ? बोलो। अनवर मामू को कभी कभार ही गुस्सा आया करता था, मगर जब आता मुमानी के सारे कसबल निकाल कर जाता था। जब मेरा बच्चा राज़ी नहीं था तो आपने इस मनहूस मारी के साथ क्यों पढ़वाया ज़बरदस्ती इसका निकाह? मेरा बच्चा इस दुख से घर ही छोड़कर चला गया। 2 साल हो गए, वापस नहीं आया। ये क्या जुल्म नहीं है? तो क्या करूं, निकाल दूं इस बेचारी को घर से? 4 मुअज़्ज़ज़ लोगों के दरमियान अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गवाह बनाकर लाया था मैं इसे, तहफ़्फ़ुज़ और इज़्ज़त का वादा करके। तुमने तो इस बेचारी को नौकरानी से ही बदतर दर्जा दे दिया। अभी जी नहीं भरा क्या तुम्हारा? नहीं भरा मेरा जी, और भरेगा भी नहीं तब तक जब तक कि मेरा बेटा वापस इस घर में नहीं आ जाता और आप इसकी बात मान नहीं लेते। वो भी ज़िद पर अड़ी हुई थी। अनशरा के लिए बातें नई नहीं थी, मामूल की थी। वो वाकई में सब पर भारी थी, एक बोझ मुसलसल की तरह। मुमानी का सब्र आजमाती थी। अनवार मामू का दम गनीमत ना होता तो जाने वो कब की इस घर से बेदखल करके निकाल दी जाती और अब तक शायद किसी दारुल अमान में पनाह गज़ीं बन चुकी होती। कहानी तो आम सी है जो हर दूसरे घर की होती है या हर दूसरी या तीसरी यतीम लड़की की होती है। सहने का अंदाज हर एक का अलग और जुदा हुआ करता है। अनशरा की माँ का जिस वक्त इंतकाल हुआ तो अनवार मामू की मिन्नत समाजत करके अनशरा का निकाह उन्होंने राहील से करवाया था। इसका बाप अगर नशेई जारी ना होता तो शायद ऐसी नौबत ही ना आती। मुमानी तो जो गुस्सा हुई सो हुई, राहील ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी। निकाह के दूसरे ही दिन वो घर छोड़कर चला गया। फिर चंद रोज़ बाद खबर मिली कि वो मुल्क छोड़कर कोरिया शिफ्ट हो गया। अनशरा की आती मुमानी का इकलौता बेटा बाहर चला गया, वो जो कई सालों से अंदर ही अंदर कोशिश कर रहा था मगर कामयाब नहीं हो पाया था। मगर वो मुमानी के कागज़ों में सब्ज़ कदम साबित हुई कि इसकी वजह से वो अपने बेटे से दूर हो गई। नौकरानी बना दी गई और दूसरी नौकरानी हटा दी गई। ख़ुद वो जोड़ों की मरीज़ा थी। घर का सारा काम अनशरा ने संभाल लिया। नफ़रत, गुस्सा, बेजारी, ताने इसे शाबाश तनख्वाह के तौर पर दिए जाने लगे, मगर वो सब्र का घूंट पिए चुप की बुक्कल मारे वक्त बिता रही थी। इसे किसी से कोई शिकवा नहीं था। इसे लगता था कि शायद वो इसी काबिल है। ये बेहिसी की इंतहा थी जो इसने अपने साथ ऐसी जालिम सोच को वाबस्ता कर दिया। मगर एक तरह से अच्छा ही हुआ कि वो ख़ुद तरसी का शिकार नहीं हुई बल्कि मजबूत हो गई।
राहील की मामू से बात नहीं होती थी, सिर्फ मोमानी से हुआ करती थी, और मोमानी की ज़ुबानी इसे मालूम होता रहता कि राहील इस रिश्ते से किस कदर नाखुश और बाप से किस कदर मुतनफ़र है। और वो अंशरा से तो इतनी नफ़रत करता है कि इसने कसम खा रखी है जब तक वो इस घर में है वो इस घर में कदम नहीं रखेगा। इतना कहते मोमानी फुफक फुफक कर रोने लगी, और तब अंशरा को मोमानी का दर्द दुखी कर देता। उनकी बेबसी कि वो बेटे से दूर हैं, सिर्फ इसकी वजह से, और अफसोस की इंतहा कि अंशरा को घर से निकाल नहीं सकती। जब तक वो इस घर में रहेगी राहील वापस नहीं आएगा। अंशरा ने खामोशी से दीवार और फर्श साफ किया और उठकर जाने लगी। तभी मामू ने पुकारा था, अंशरा बेटी तुमने खाना खा लिया? अंशरा से कुछ नहीं बोला गया। पता नहीं जब भी मामू इससे नर्म लहजे में बात करते थे तो इसकी आंखें क्यों भर आती थीं। वो समझ नहीं पाती थी। इसने नफ़ी में सर हिला दिया। अच्छा किया, मैं बाज़ार से शामी कबाब ले आता हूँ, साथ में तुम्हारे लिए मोर्ग पुलाव की प्लेट भी ले आऊँगा, तुम वही खा लेना। अरे वाह, मेरी बेटी की कमाई ऐसे उड़ाने के लिए थोड़ी है जो इसके लिए बाहर से खाना आ रहा है। घर में दाल बनी है, वही खाई ये भी। बेटी की कमाई का एहसास मोमानी सिर्फ अंशरा के हवाले से कर रही थी, जबकि ख़ुद तो उन्होंने डील मंगवाई थी। ये तुम्हारे बेटे की कमाई नहीं है नेकबख्त, ये मेरी सारी ज़िंदगी की मेहनत का सिला है जो अब मैं घर बैठे वसूल कर रहा हूँ। और तुम्हारा अगर पिज़्ज़ा खाने को दिल चाहता है तो मैं अपनी बेटी को इसकी पसंद का कुछ भी नहीं खिला सकता क्या? मामू मुझे दाल अच्छी लगती है, मैं वही खा लूँगी। उसने झगड़े को ख़त्म करने के लिए बात ख़त्म की, जो कि झगड़ा तो नहीं, असल में वो हतक थी जो इसे खाने के मामले में हमेशा महसूस हुआ करती थी। इसे सब कुछ कह लिया जाए वो बर्दाश्त कर लिया करती, मगर खाने का ताना इस पर तेज़ाब की मानंद गिरता और इसकी हड्डियों के गूदे तक को जला देता। इसे सब कुछ कह लिया जाए मगर ये नहीं कि सब कुछ खा गई, भूखी नंगी नदीदी सब कुछ खा जाती है। उफ़ तौबा, मैं जानता हूँ तुम खा लेती हो, मगर मेरा दिल तो कर रहा है कि आज तुम अपनी पसंद का खाओ। क्यों मेरा कहना नहीं मानोगी? मामू आज कुछ ज़्यादा ही मूड में थे शायद। अंशरा ने बेसाख्ता नफ़ी में सर हिलाया। आंख फिर भी नम हो गई। मामू ने दस्ते शफकत रखते हल्का सा सर थपका। अंशरा को लगा जैसे इसकी माँ ने इसे आगोश में भर लिया हो। ईद आ रही है अनवार साहब, और इस बार भी मेरा बच्चा घर नहीं आएगा। दूसरे दिन मोमानी की सुबह का आगाज़ इसे एक जुमले से हुआ था, ईद से पहले रमज़ान आएगा, इसके सारे रोज़े रखो, इबादत करो, खुशो खुशू से दुआएं मांगो, तुम्हारा बेटा लौट कर आएगा। मामू ने अखबार तह करके सामने टेबल पर रखा और बेहतरीन मशवरा दिया। रोज़े और मैं? मोमानी ने कुछ ऐसी हैरत से दोहराया कि अंशरा किचन में नाश्ता बनाती सोच में पड़ गई। क्यों? रोज़े क्यों नहीं रख सकती आप? अनवार मामू ने तहम्मुल से पूछा। मेरे जोड़ों में दर्द होता है, मैं चल फिर नहीं सकती, रोज़े कैसे रखूँगी? रोज़ा रख कर आपको मैराथन रेस में तो नहीं दौड़ना भागना कि आप इतनी परेशान हो रही हैं। इनका लहजा अभी भी ठंडा ठार और हमवार था। रोज़ा कमज़ोर कर देता है, और फिर इतनी गर्मी के रोज़े, बस अल्लाह बख्श दे हमें, हमारी हिम्मत है बढ़कर है ये। मोमानी कानों का हाथ लगाते फ़ौरन ही तौबा ताइब हो गई। सारा दिन आप एयर कंडीशन रूम में सोई रहती हैं, उठती हैं तो खाना खाकर फिर सो जाती हैं या टीवी देखती हैं, तो क्या कभी आपको गर्मी का एहसास हुआ जो रोज़े की हालत में होगा? आप सुबह ही सुबह किस बहस में पड़ गए अनवार साहब? मेरा और मेरे अल्लाह का मामला है, वो बख्शने वाला है, बड़ा रहीम और करीम। आप मेरी टेंशन ना लें। अनवार मामू हल्का सा मुस्कुराए। वो क्यों बख्शेगा आपको? आपने कभी किसी को बख्शा है? एक मामूली सी गलती पर आप तूफ़ान उठा देती हैं, मिजाज के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं सुनती, तो अल्लाह से क्यों उम्मीद रखती हैं वो आपको बख्श देगा? बहरहाल ये वाकई में मेरा मसला नहीं कि आप रोज़ा रखती हैं या नहीं, मगर मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अंशरा रोज़े की हालत में घर का सारा काम करती है, और इसके कमरे में एसी भी नहीं है। बेहतर होगा कि कुछ काम अपने ज़िम्मे ले लें या जुज़ वक्ती मुलाजमा रख लें। और इस बात पर तो मोमानी यूँ तिल मिलाई कि उनकी आंखें उबल कर बाहर आने को बेताब हो गईं। मगर अनवार मामू की खौफनाक इस्लामी बातों से डर कर बस पहलू बदल कर रह गई। रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना शुरू हुआ तो मोमानी का रोना और वावेला अपने अरूज पर पहुँच गया, जो ऐसे भी हर साल अपने अरूज पर ही होता। जब भी ईद बकरीद का मौका हुआ करता, उनकी ईद बकरीद इबादत से मुज़य्यन नहीं होती थी। रोने धोने अंशरा के बेज़रर वजूद को कोसने में ही गुजर जाती। असल हकीकत ये थी कि मोमानी को वो पसंद नहीं थी, इसलिए वो जितना भी अच्छा कर लेती, इन्हें कभी ना इसकी अच्छाई नज़र आती ना कभी वो। लिहाजा उन्होंने हमेशा की तरफ सिर्फ शिकवा, ताना और बेजारी जैसे तमगई अपने हाथ से इसके गले में पहनाए थे। इस बार जब राहील को यहाँ से गए 2 बरस हो गए, और इन 2 बरसों में इसके बगैर 4 ईदें मोमानी ने अकेले गुजार दी, तो मोमानी की सब्र और बर्दाश्त की तो मानो हद ही हो गई।
और जालिम अंशरा ने उनके बेटे को दर बदर माँ को रोगी बनाकर जान खलासी नहीं की थी। अंशरा की गुज़श्ता 2 बरसों में राहील से सिर्फ एक ही बार बात हुई थी, वो भी तब जब मोमानी बाजार गई थी और अपना सेल ले जाना भूल गई थी। तब राहील इन्हें कॉल कर रहा था और बार बार कर रहा था। मामू ने इसकी बातचीत बंद थी बिल्कुल, तब इसने डरते डरते फ़ोन उठाया। वो इसकी आवाज़ सुनकर फ़ोन ही ना बंद कर दे, मगर अंशरा की हैरत की इंतहा न रही जब इसने न सिर्फ बहुत अच्छे अंदाज में बात की और इसका हाल अहवाल भी पूछा था तो वो इसका फुप्पीज़ाद। मगर इन लोगों का आपस में मिलना जुलना नहीं था। अंशरा के अब्बा में गिनती की एक भी अच्छी आदत नहीं थी, इसीलिए अंशरा की पैदाइश के बाद इनके लिए मैकी की दहलीज पर कदम रखना मुहाल हो गया था, और वो भी सिर्फ अनवार मामू की अहलिया की वजह से। इनका शुमार कभी भी ऐसी ख़वातीन में नहीं होता था जो खुले दिल और खुले हाथ से ससुराली अजीज़ों को इज़्ज़त अहमियत के साथ 2 वक्त की रोटी दे सकें, चाहे वो रोज़ आएँ या कभी कभार। इनके माथे पर पड़ने वाले बल बासानी पढ़े और गिने जा सकते थे, और इन्हें वैसी भी इस तरद्दुद की ज़रूरत नहीं रहा करती थी। वो बरमला अपनी ज़ुबान के जौहर दिखाते अक्सर व बेशतर करती रहती हैं। ऐसे में भाई जितना भी अच्छा हो, अगर बहन की आमद पर भाभी घर में फसाद डाल दे, मुंह फुलाकर सर पर पट्टी बांधकर कमरा बंद करके सो जाए, तो बहन भाई के घर आने जाने पर 1000 दफ़ा न सही 100 दफ़ा तो सोचेगी ही। लिहाजा अंशरा को ननियाली प्यार कभी कभार आने वाले मामू की मोहब्बत से दिए गए खिलौनों और खाने पीने की इन चीज़ों से मिलने लगा। फिर वो इसकी फरमाइश के तौर पर चीज़ें लेकर आया करते थे। बचपन में कभी कभार राहिल भी आ जाया करता, मगर इसके बाद जवानी की दहलीज पर कदम रखते इसने आना जाना कम करते करते बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया। और आखिरी बार जब वो फुप्पी को देखने आया तो इसके दिल में लम्हा भर को भी अगर ये ख्याल आया होता कि फुप्पी अपनी बेटी की खूबसूरत जवानी के डर से मर भी नहीं पा रही कि इसका नशेई जवारी बाप कहीं बेटी का सौदा ही ना कराए, तो वो कभी भी वहाँ ना जाता। इसका बस चलता तो फुप्पी के साथ अपने इस खूनी रिश्ते को सिरिंजों से निचोड़ निचोड़ कर अपने बदन से निकाल देता, आखिरी कतरा भी ना रहने देता। सुनो लड़की, बाज़ार से अफ्तारी का सामान मंगवाने की कतई ज़रूरत नहीं। अफ्तारी नहीं तुमसे बनती तो भले रोज़े न रखो, मगर मेरे बेटे की खून पसीने की कमाई अलल्ले तलल्ले में उड़ाने की कतन ज़रूरत नहीं, समझी तुम। वो हुक्म देकर चली गई। अंशरा भी ने क्या कहती कि सारी बात ही तो इनके सामने हुई थी, मामू भांजी के दरमियान। फिर भी मुमानी न समझी तो भला वो क्या कर सकती थी। चंद दिन मज़ीद सुकून से गुजरे। 8वें रोज़े को भी अंशरा फजर की नमाज अदा करके ज़रा देर लेटी ही थी कि मुमानी के कमरे से रोने की आवाज़ें आने लगीं। अनवार मामू तो वैसे ही सुबह सुबह मुफ्ती साहब के घर जाया करते थे। मुफ्ती साहब रिटायर्ड फ़ौजी थे। शतरंज की रस्सियाँ दोनों की खूब बनती थी, शतरंज की बिसात और इसके प्यादों की चाल पर। लिहाजा वो तो 12 बजे से पहले घर आने वाले नहीं थे। अंशरा नंगे पैर भागी मुमानी के कमरे की तरफ। अंदर से मुमानी की आवाज़ें आ रही थीं। वो राहील से बात करते हुए रो रही थी। 2 साल होने को आए राहील, तुमने एक दफ़ा भी मुझे अपनी शक्ल नहीं दिखाई। मेरी तड़पती ममता का क्या कसूर है? बाप बेटे की लड़ाई में मैं क्यों पिस रही हूँ? मैं जानती हूँ तो सिर्फ इस मनहूस मारी की वजह से वापस नहीं आते। देखो राहील, मुझे अगर अब तो ये कहे ना कि इसे घर से निकाल दूँ, तो मैं इसे निकालने को तैयार हूँ। बस तुम आ जाओ किसी भी तरीके से। इनका एक एक आंसू अंशरा को पाताल में गिराता चला गया। सिर्फ इसकी वजह से एक माँ दिन रात तड़पती थी, बेचैन रहती थी। इसने गैर जानिबदारी से मुमानी की ज़िंदगी का तज्जिया किया। सारा दिन वो बेमसरफ वक्त पास करने के बहाने तलाश किया करती। मामू तो सुबह के गए दोपहर को घर आया करते। अंशरा तो फिर भी काम काज में मसरूफ़ रहकर फजूल सोचों को अपने जहन में जगह नहीं दिया करती थी। मगर उनका क्या कसूर था? अब अंशरा को इन पर बहुत तरस आया। वो अपनी जगह किस कदर दुखी थी। अंशरा को पहली बार मरी हुई माँ से शिकवा और अपना वजूद काबिल नफ़रत लगा। इसका दिल चाहा वो अंदर जाए और मुमानी को गले लगाकर उनके आंसू साफ़ करे, इन्हें चुप करवा कर ये यकीन दिलाए कि इनका बेटा ज़रूर वापस आ जाएगा। वो इसके साथ भी वक्त गुजारेंगे और इसकी शादी अपनी पसंद से करके उसके बच्चों को भी खिलाएंगी। मगर उससे कदम उठाना मुश्किल हो गया। वो अंदर जाती तो और भी मातूब ठहरती। वो कमरे में चली गई, मगर नींद आ सकी और ना ही सुकून। शाम को मामू आए तो मुमानी ने सारा दिन रो रो कर आँखें सुजा ली थी। मामू को जब सारी बात पता चली तो वो खूब चिल्लाए। रोज़े की हालत में उनका बूढ़ा वजूद हलकान हो गया। अंशरा को बहुत ज़्यादा दुख हुआ, मगर अपने लिए फिर भी नहीं, सिर्फ मामू के लिए जो बहन से किया अहद निभाने के चक्कर में ख्वार हो रहे थे, और मुमानी के लिए भी जिनकी ममता प्यासी और बेचैन थी। अंशरा को अपना वजूद तो वैसे भी दर्द और दुख से आरी महसूस हुआ करता था। अपने मामले में वो बेहिस थी। कुछ होश के नाखुन लो तुम माँ बेटा नेकबख्त, जवान जहान बच्ची को मैं कहाँ छोड़ाऊँ?
इस माशरे के गिद्ध तो इसे क्या नोचेंगे, इसका तो बाप ही इसकी बोली लगाने में पेश होगा। मुझे दुनिया में मुंह दिखाने लायक छोड़ दो खुदा के लिए। मामू इस मरतबा इतने मजबूर हो गए कि हाथ जोड़ दिए। मोमानी और शिद्दत से रोने लगी। क्या हर्ज है अगर आप इसे इसके बाप के पास छोड़ाएंगे तो? आखिर वो बाप है इसका, वो बेच खाएगा इसे। 2 साल इसने राब्ता नहीं किया, अब कैसे जाकर इसे इसकी दहलीज पर छोड़ाऊँ कि जाओ और पैसे खरे कराओ। बेच दो इसे अपने जैसे किसी निकम्मे और जुआरी के पास। वो हाँप से गए। अब ऐसा भी जालिम नहीं है वो, अगर पहले सौदा नहीं किया तो अब भी नहीं करेगा। बेटी है इसकी, तुम अपने बेटे को समझा दो। अनशरा कहीं नहीं जाएगी, इसे आना है तो आए, वरना तुम्हें बुला ले मेरी बला से। वो उठकर चले गए और अफ्तारी के वक्त ही कमरे से निकले। बमुश्किल तमाम अनशरा ने इन्हें अफ्तारी करवाई। रात वो इनके कमरे में आई तो अनवार मामू जैसे जान गए कि वो क्या कहने आई है। तभी 2 टोक अल्फाज में से कुछ भी कहने से रोक दिया, मगर अनशरा ढटाई से वो सब कहती रही जो वो कहने आई थी। मामू प्लीज़ मान जाए ना, मुझे आपका सहारा बहुत है, आप मुझे किसी हॉस्टल में ठहरा दें, मैं रह लूँगी, बल्कि जल्दी में कोई अपना बंदोबस्त भी कर लूँगी, मगर राहील को घर वापस आने दें। एक माँ से इसका बेटा मत छीन। अनवार मामू ने इसकी जज्बाती तकरीर के जवाब में बस इतना कहा कि अनशरा शर्मिंदा हो गई। मुझे तमाचा मारने के लिए तुम्हें एक यही बात मिली थी क्या? नहीं मामू जान, अनशरा ने बेसाख्ता उनके हाथ थाम लिए। मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। तो फिर ऐसा क्यों कह रही हो? मुझ पर तुम बोझ हो, ना ही ये लोग मुझ पर इतने हावी कि इनकी हल नाजायज़ मानता फिरूँ। मैं इतना कमज़ोर नहीं कि उनकी गीदड़ भपकियों से डरूँ। बात डरने की नहीं है मामू जान, मैं जानती हूँ अगर आप डट जाएंगे तो कोई कुछ नहीं कर सकेगा, मगर बात तो मोमानी जान की इस बिलखती ममता की है जिसने 2 साल से बेटे की शक्ल नहीं देखी। आप नहीं जानते मामू जान, वो सारा सारा दिन रोती रहती हैं। मैं ख़ुद को उनका मुजरिम समझती हूँ। मुझे शर्मिंदगी है, और इन्हें इस हालत में देख और सोच कर कि इनकी इस हालत की ज़िम्मेदार मैं हूँ। प्लीज़ मामू जान, किस मिट्टी की बनी हो अनशरा बेटा? इतनी नफ़रत सहने के बावजूद तुम्हारे अंदर का खैर दूसरों की फलाह चाह रहा है। तुम कितनी अजीम हो अनशरा। वो शर्मिंदा हो गई। ऐसा मत कहीं मामू जान, मैं बहुत आम सी लड़की हूँ। अजीम तो आप और मोमानी जान है जिन्होंने मुझे इस वक्त सहारा दिया जब मेरा बाप भी मेरी जिम्मेदारी लेने से इनकारी था। इस घर पर तुम्हारा पूरा पूरा हक है, और मुझे उम्मीद है एक वक्त आएगा जब सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस मेरा बच्चा तुमने हिम्मत नहीं हारनी। वो इसे गले से लगाकर इसका सर थपकते रहे। अनशरा ता देर उनके कंधे से लगी आंसू उनके कमीज़ पर गिराती रही, जिसे वो बग़ैर जितलाए जस्ट करते रहे। अगली सुबह मामू ने ऐलान कर दिया कि इन्हें राहील की शर्त मंजूर है, वो वापस आ सकता है। मोमानी नाश्ता कर रही थी, निवाला खाना भूल गई। ता देर यकटक मामू की तरफ देखती रही। क्या कह रहे हैं अनवार साहब? वही जो तुम और तुम्हारा बेटा चाहते थे, इसे वापस बुला लो। अनशरा इसके आते ही यहाँ से चली जाएगी, मामू ने निगाह चुराते बमुश्किल ज़ब्त से कहा था। ठीक है, तो फिर मैं आज ही राहील से कहती हूँ कि तलाक के पेपर्स तैयार करवाए। वो तो रुई के गाले की मानिंद हल्की होकर खुशी से चिल्लाई। मामू तो मामू, अनशरा का सांस भी हलक में अटक गया। फिर खुद ही मुतमईन हो गई कि ऐसा तो होना ही था। जब वो इसकी इस घर में मौजूदगी बर्दाश्त नहीं कर सकता तो फिर अपनी ज़िंदगी में कैसे करता? लिहाजा ये कोई अनहोनी बात नहीं थी। अनशरा ने सर झटक कर दोबारा बर्तन धोना शुरू कर दिया। अब ये क्या नया ड्रामा है नेक वक्त? मामू हस्बे आदत दहाड़े थे। लो, ड्रामा कैसा? इतने दिन में आपको यही तो बता रही थी कि राहील ने शर्त रखी है वो इस घर में तभी कदम रखेगा जब अनशरा यहाँ से हमेशा के लिए जाएगी। उन्होंने इतनी आसानी से और इतने हल्के फुल्के अंदाज में कहा गोया किसी सब्ज़ी की बात कर रही हूँ कि राहील कोई सब्ज़ी पसंद नहीं, लिहाजा ये सब्ज़ी आज के बाद इस घर में नहीं बनेगी। खुदा का खौफ करो, एक यतीम बेसहारा बच्ची के साथ इतना जुल्म। तुम्हारी अपनी बेटी होती तो क्या इसके साथ भी यही करती तुम? मेरी अपनी बेटी भी होती तो मैं इसे यूँ ज़बरदस्ती किसी के सर मढ़ने की कोशिश कभी नहीं करती। मोमानी का तहम्मुल अपने अरूज पर कायम था। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा, उन्होंने ठंडे लहजे में अपना फ़ैसला सुनाया। और मैं भी अपने बेटे की ज़िंदगी दाव पर नहीं लगने दूंगी। जहर देकर मारूंगी इस नहूसत की पुड़िया को। जब से आई है एक दिन भी सुकून से नहीं जीने दिया इसने मुझे। इससे पहले थोड़ा जहर मुझे भी दे देना तुम, ताकि मुझ बूढ़े से भी जान छूट जाए और तुम माँ बेटा खुल कर ऐश और मनपसंद ज़िंदगी गुजार सको। वो वहाँ से उठकर चले गए। अनशरा का बर्तन धोता हाथ वहीं रुक गया। मामला तो इसकी सोच से ज़्यादा नाजुक और गंभीर हो गया था। बस हो गई खुश, पड़ गई तुम्हारे कलेजे में ठंड, हो गया हमारे घर का सुकून तितर बितर। लो जब भाई जश्न मनाओ। तुम्हारी नहुसत ने आज हम मियाँ बीवी को भी लड़वा ही दिया। बाप बेटा तो पहली बात नहीं करते थे, अब अनवार साहब मुझसे भी लाताल्लुक़ ही हो गए, और ये सब तुम अपनी मेहरबानी समझो बीबी।
मुझ नातवां और गरीब पर अनशरा को मालूम ही नहीं हो सका कि इस वक्त इसके सर पर आंख खड़ी हुई और इतना चिल्लाई कि अनशरा सहम कर दीवार से जा लगी। जान छोड़ दो खुदा के लिए हमारी तुम, लो मैं तुम्हारे आगे हाथ भी जोड़ती हूँ, तुम्हें अल्लाह रसूल का वास्ता कहीं चली जाओ, उन्होंने इंतहाई लजाजत से कहा। इसके बाद मुमानी तो अपने कमरे में चली गई। खुद वो भी अपने कमरे में आकर अपनी जमा पूंजी समेटने लगी। इस घर से कुछ अच्छी यादें तो इसकी पहले भी वाबस्ता न थीं, जो यादों का ज़ादेरा आंचल में भर कर ले जाती। इसके पास चंद हज़ार के नोट थे जो कभी कभार ज़ाती खर्चे की मद में मामू इसे पकड़ा दिया करते थे, और 2-4 जोड़े एक बैग में ठूंसे और एक छोटी सी पर्ची मामू के नाम पैगाम लिखकर उनके स्टडी टेबल की दराज में रखकर खामोशी से बाहर निकल आई। जितने तूफ़ान उठाकर वो इन सब की ज़िंदगी में आई थी, इतनी खामोशी से वो इन सब की ज़िंदगी से निकल रही थी। शाम को जब मामू घर आए तो घर में खामोशी मामूल से बढ़कर थी। उन्होंने इफ्तारी के सामान वाले थैले मेज़ पर रखे। आज तो उन्होंने सारा दिन मुफ्ती साहब के घर गुजारा था। आज सुबह इनका दिल ही इतना ख़राब हो गया था कि दिल ही नहीं चाहा कि मुमानी से सामना हो, और अनशरा से बात करने की तो इनमें हिम्मत ही नहीं थी। इन्हें इस पर तरस आया कि इसके नसीब से गिला भी क्या ज़रूरी था, वो भी इन्हीं की मसाइब से नबरत आज़मा होती, जिससे सारी ज़िंदगी इनकी बहन 2-4 रही थी। मामू घर में आए तो आते अनशरा के कमरे में गए। जो भी था, इन्हें इस तरह सुबह सवेरे नहीं जाना चाहिए था। इन्हें उसको हिम्मत, हौसले की तलकीन और अपने साथ का यकीन दिलाकर जाना चाहिए था। उन्होंने ख़ुद को मलामत की, मगर इन्हें खबर नहीं थी कि यह मलामत बहुत जल्द ही मलाल में बदलने वाली है। वो अपने कमरे में नहीं थी, ना ही किचन में। बारी बारी उन्होंने पूरा घर छान मारा, वो कहीं भी नहीं थी। उनका दिल बेख्तियार किसी अनहोनी के ख्याल से धड़का। उन्होंने बेसाख्ता इसे आवाज़ें देना शुरू कर दी, मगर वो कहीं होती तो मिलती ना। उनकी परेशानी थी या कोई और एहसास। मोमानी भी झट चप्पल पाँव में उड़सती कमरे से बाहर आ गई। मामू ने उनकी नींद से बेदार हुई शक्ल देखकर कदरे करख्त लहजे में इस्तफसार किया था। अनशरा कहाँ है? मोमानी के माथे पर बल पड़े। अपने कमरे में होगी, इतना शोर क्यों मचा रहे हैं आप? क्योंकि वो अपने कमरे में नहीं है, बल्कि इस घर में कहीं भी नहीं है। वो दहाड़े मोमानी भी मारे दहशत के दहल सी गई। मामू की आंखों में खून उतर रहा था, गुस्सा शरारे की मानिंद उबल रहा था, जबकि मोमानी के अंदर कहीं सुकून के झरने बहने लगे थे। खस कम जहाँ पाक, मुसीबत खुद ही टल गई थी। काश वो सब इसे चंद रोज़ पहले ही कह देती। कम अज़ कम इतने दिन बेसुकूनी में तो ना कटते, मगर इनकी भूल थी। आने वाले दिन उनके लिए मज़ीद अजियत का सामान लेकर आने वाले थे। क्या कहा था तुमने इसे मेरे जाने के बाद? बोलो। वो ऐन उनके सर पर आकर चिल्लाए। मुमानी को अपने कानों के पर्दे फटते महसूस हुए। कुछ नहीं, वो उनकी दहशत के मारे हकलाती ज़ुबान सच उगल गई। मामू ने अपना सर पीट लिया। तुमने जवान जहान बच्ची को घर से निकाल कर अच्छा नहीं किया नेकबख्त। वो बेआसरा बेसहारा थी। तुमने अपनी नफ़रत में एक लम्हे को भी सोचा कि वो कहाँ जाएगी? इस बाप के पास जो सारा दिन गली के नुक्कड़ पे नशा करके सोया रहता है, और जिसके पास खाने को एक फूटी कौड़ी भी नहीं होती। दुख के मारे उनके आंसू छलक पड़े। इतने ऊंचे लंबे अनवार साहब इस रोज़ बच्चों की मानिंद फूट फूट कर रोए। मैंने इसे कुछ भी नहीं कहा अनवार साहब, वो शायद हमारी बातें सुनकर खुद ही चली गई है। मुमानी को बहुत देर बाद एहसास हुआ तो पास आकर बैठते तसल्ली देने लगी, मगर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। रोज़ा तो अफ्तार कर लें, मकरूह हो जाएगा, आपने सारा दिन सब्र किया है। उन्होंने खामोशी से एक खजूर उठाकर मुँह में रख ली। मुमानी ने शरबत का गिलास आगे किया, उनसे पिया भी नहीं गया। क्या खबर अनशरा को इफ्तारी नसीब हुई भी हो या नहीं, इस सोच और दुख भरे एहसास ने उनकी सारी भूख प्यास ख़त्म कर दी। सिर्फ एक एहसास बाकी सब पर भारी था कि वो उसकी हिफाजत नहीं कर सके। इसे तहफ़्फ़ुज़ देना तो दूर की बात, वो इसे अपनायत का एहसास भी नहीं दे पाए, जिसका वादा करके इस घर में लाए थे। रोज़े क़यामत तो क्या, वो तो अभी इस दुनिया में किसी को मुँह दिखाने के काबिल नहीं रहे थे। बुला लो अपने बेटे को अब यहाँ और मनाओ तुम दोनों जश्न। चली गई वो बेचारी यहाँ से, जिसका वजूद हमेशा तुम्हें खलता रहा, जिसके हाथ का पक्का तुम खाया करती थी। अब इसके वजूद से तुम्हें बहुत नफ़रत थी ना, कि इस घर के किसी कोने में से बेकार चीज़ों जितनी जगह ही दे दो। तुम कितनी खुदगर्ज़ औरत हो। बेरब्त अंदाज में कहते थके थके कदमों से अंदर बढ़ के। अब भला वो इसे कहाँ जाकर ढूंढें? इसके पास तो पैसे भी नहीं थे। अभी तो वो इसके हॉस्टल में रिहाइश का इंतज़ाम करवाने की कोशिश में थे, मगर वोमेन हॉस्टल्स की आज़ादी और माहौल इन्हें उसके लिए किसी भी तौर पर मुनासिब नहीं लग रहा था। और वैसे भी इन्हें लगता था कि राहील की बस एक बार वो ज़िद पूरी कर देंगे। अगर वो यहाँ आ जाएगा तो अनशरा को वापस इस घर में ले आएंगे। राहील को वापस पाकिस्तान बुलाना मुश्किल था। उन्होंने उसके साथ मिलकर ये प्लान बनाया था, मगर इन्हें क्या खबर थी कि राहील इसके इस घर से जाने की बात किस अंदाज में कर रहा है।
उन्होंने सोचा था वो राहील से कह देंगे अगर तुम्हें अंशरा के साथ नहीं रहना तो मत रहो, इसे बेशक तलाक दे दो, वो इसकी अपनी पसंद से किसी और जगह पर शादी कर देंगे। मगर मोमानी की जल्दबाजी ने सारा ही काम चौपट कर दिया था। और जाने उन्होंने अंशरा जैसी लड़की जो बड़ी से बड़ी बात बआसानी पी जाया करती थी, उससे ऐसा क्या कहा था कि वो बिना किसी को बताए ये घर ही छोड़कर चली गई। इसने सारे काट कबाड़ को हटाकर साफ़ किया, जाले उतारे, फर्श सर्फ पानी में डाल डाल कर धोया और कमरे को किसी तरह से रहने के काबिल बनाया। इसके बाप ने वो घर बेच दिया था जो इसकी माँ ने अपना जेवर बेचकर और सिलाई की आमदन से बनवाया था। मगर अब एक छोटी सी काल कोठरी में कभी कभार आकर रहने लगता था। अंशरा को इस जगह की खबर थी। एक बार वो यहाँ से गुजरी तो अब्बा को यहाँ बैठे देखकर इसे दुख हुआ था। कई दिन उसके जहन से गंदी सैलन ज़दा पलस्तर उधड़ी दीवारों वाली काल कोठरी निकल नहीं सकी। इसके बाप के नशे और जुए की लत ने इसे अर्श से फर्श और फिर फर्श से कदमों की धूल बनाने में कोई ज़्यादा वक्त नहीं लिया था। कल दोपहर को वो सीधी इधर ही आई थी। अब्बा ने दरवाज़ा खोला, बहुत देर तक देखकर जैसे पहचानने की कोशिश की, फिर हंसने लगे। अंशरा जो इनके नहीफ और नज़ार वजूद को देखकर दुखी हो रही थी, उनके हंसने से डर गई। बहुत देर बाद उनकी हंसी थमी, आ गई अपनी औकात पे। उन्होंने इसके हाथ में बैग देखकर मजाक उड़ाते हुए कहा था ना वहाँ तेरा कोई सहारा नहीं बनेगा, मगर तूने मेरी एक नहीं मानी। अब देख लो, निकाल दिया ना तुझे इन लोगों ने। अंशरा की आंख से आंसू गिरा, फिर तवातुर से गिरने लगे। इसके चेहरे पर क्या वो जिल्लत रकम थी जो अब्बा ने इसे देखते ही मनो अन दोहरानी शुरू कर दी थी। तूने ठीक कहा था अब्बा, काश मैं तेरी बात मान ही लेती। वो अंदर बढ़ाई और झलंगा चारपाई पर गिर सी गई। सफ़र भी तो तवील था, थकन तो सिवा होनी ही थी। चल कोई बात नहीं, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। तेरा बाप अभी ज़िंदा है तो किसी सोच को दिल में जगह न दे। इसकी आंखें नमकीन पानियों से भर गईं। कागज़ी रिश्ते तो बरत आई थी, अब बाप की मोहब्बत और शफ़क़त देख रही थी। उन्होंने गोया ऐसे कहकर इसके ज़ख्मों पर पाए रख दिए। पूछा कुछ भी नहीं। अंशरा को लगा जैसे वो सब कुछ पहले से जानते हैं या जान गए हों। थोड़ी देर बाद वो आए तो उनके हाथ में अफ्तारी का सामान था। 2 समोसे, 1 प्लेट चना चाट और 1 दूध का पैकेट, साथ में पानी की ठंडी बोतल। ले अफ्तारी कर ले, अभी इतने ही पैसे थे, कल और ले आऊँगा तेरे लिए चीज़ें। वो लड़खड़ाते डोलते कदम उठाते वापस चले गए। उसे अच्छा लगा, इसके बाप को इसका एहसास था और वो कम अज़ कम इतने बेहिस तो नहीं थे जितना इसने इनके मुतालिक सोच रखा था। इसे सोचकर भी खुशी हुई, कम अज़ कम इसके बाप को इसके मुतालिक ये बात याद थी कि इसका रोज़ा है। जब ही वो अफ्तारी का सामान लाए, जबकि वो सोच रही थी कि घर में तो नमक तक नहीं है, वो रोज़ा अफ्तार कैसे कर पाएगी। मगर अब्बा भूले नहीं थे कि अंशरा रोज़े कज़ा नहीं किया करती। जब वो अफ्तारी कर चुकी तो अब्बा इसके पास आकर बैठे थे। मोहब्बत, प्यार और शफ़क़त के सारे रंग उनके लहजे से टपक रहे थे। अंशरा ने इसे सारी कहानी सुना दी। वैसे भी अब छुपाने का क्या फ़ायदा था, ऐसा तो होना ही था किसी न किसी दिन। उन्होंने खिलाफ तवक्को इसके सर पर हाथ रखा और इसे तसल्ली देकर बाहर चले गए। अंशरा मामू के मुतालिक सोचती रही, क्या आया उन्होंने वो ख़त निकाल कर पढ़ लिया होगा या नहीं। उसे अनवार साहब ने हर उस जगह ढूंढा जहाँ वो इसे ढूंढ सकते थे। हाँ, दानिस्ता तौर पर वो इसके नशेई बाप की तरफ नहीं गए, क्योंकि वो जानते थे वो वहाँ नहीं जा सकती। और अगर वहाँ जाकर इसका पता करते तो 2 साल इसकी खबरगिरी ना करने वाला इसका बाप लाजमन अपनी बेटी के अगवा का मुकदमा इन पर चलाने की धमकी देने के साथ वावेला तो ज़रूर ही मचाता। भले वो ये ओछा हथकंडा पैसों के लिए ही करता, मगर अनवार साहब को ये भी गवारा नहीं था कि उनकी भांजी, उनके बेटे की बीवी, उनकी बहू, उनके ख़ानदान की इज़्ज़त के बारे में भले इसका बाप ही हो इस्तफसार करे। राहील वापस आ चुका था। मोमानी इसे देख देख कर वारी सदके होती। अनवार साहब ने इससे कोई बात नहीं की थी, हालांकि इसने कई बार ख़ुद उसके मुतालिक सवाल किया था। पहली बार इसने अपनी आमद के आधे घंटे बाद इस्तफसार किया। मोमानी बात को किसी और रुख पर ले गई थी। वो लोग इस वक्त खाना खा रहे थे। हाँ बेटा, वो तो चली गई कब की, तुम ये बिरयानी तो खाओ, बहुत मज़े की बनी है। राहील खामोश हो गया था और अपनी प्लेट में बिरयानी निकाल कर खाते अनवार साहब के हलक में निवाला फंस गया। इन्हें कभी कभार अपनी बीवी पर हैरत हुआ करती, किस मिट्टी की बनी थी आखिर। 2 साल दिन रात अंशरा ने इस घर को संभाला था, उनकी खिदमत की थी। नेक बख्त की हड्डियों में तो पानी भर गया था, मगर मजाल था कि एक दिन भी उन्होंने मुंह से भाप निकाल लियो कि अंशरा के बगैर वो घर नहीं संभाल पा रही। या वो थी तो इन्हें बहुत बेफिक्री थी। होते हैं कुछ लोग ऐसे जो किसी अच्छाई का सिला तो दूर की बात इसे मानते ही नहीं। मोमानी का शुमार भी शायद इन्हीं लोगों में हुआ करता था।
راہیل 2 سال کوریا میں رہ کر آیا تھا۔ جس کمپنی کی طرف سے گیا تھا وہ بہت بڑی تھی، لہٰذا اس کا رہن سہن بہترین، تنخواہ اور کھانا سب بہت پرکشش تھا۔ رزق کی فراوانی، جوانی کی طاقت اور سب کچھ اپنے بس میں کر لینے کا عزم اسے دیکھنے میں مضبوط اور توانا مرد ظاہر کرتے تھے۔ انوار صاحب کو بیٹے کو دیکھ کر فخر ہوتا تو اگلے ہی لمحے دکھ بھی۔ کاش ان کا بیٹا کم خوبصورت ہوتا مگر دل کا صاف، کھرا اور نرم ہوتا، اتنا سنگ دل نہ ہوتا۔ راہیل ایک دن ان کے کمرے میں چلا آیا۔ افطاری کے بعد عموماً وہ واک پر جایا کرتے تھے مگر اس روز نہیں گئے۔ پہلے ان کے ساتھ انشرا جایا کرتی تھی، اب جانے سے پہلے اپنی بوڑھی ہڈیوں میں تھکن ہوتی محسوس کرتے، لہٰذا کبھی جاتے اور کبھی نہیں۔ انہوں نے اسے اندر آتے دیکھا مگر انجان بن گئے۔ وہ خاموشی سے آ کر ان کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ بابا، آپ مجھ سے ناراض ہیں نا؟ انوار صاحب کی آنکھوں میں درد بھرنے لگا۔ ضبط کیے درد کے سیلے رواں کو روکنے کی کوشش میں بے حال ہی ہو گئے۔ میری طرف دیکھیں بابا۔ راہیل نے ان کا چہرہ اپنی سمت کرنے کے لیے ان کا ہاتھ دبایا۔ انوار صاحب نے بے ساختہ اس کی طرف دیکھا جس کے چہرے پر زمانے بھر کا دکھ جمع تھا۔ نہیں، کچھ تو ہے بابا، مجھے لگتا ہے جیسے آپ نے مجھے معاف نہیں کیا۔ جب اولاد خود کو والدین سے بڑا اور معتبر سمجھنے لگے تو والدین کو چاہیے کہ اپنی عزت بچانے کو خاموش ہو جائیں۔ میں تم سے ناراض نہیں ہوں، بس یہ سمجھو کہ اپنی عزت کا مارا خاموش ہو گیا ہوں۔ بابا، وہ تو جیسے تڑپ ہی اٹھا، ایسا کیوں سوچ رہے ہیں؟ میں بہت بوڑھا اور کم ہمت سے ہی راہیل، مگر زمانے کا چلن اور تجربہ میرے پاس تم سے کہیں زیادہ ہے۔ تم نے ابھی زندگی کو صرف دیکھا ہے جبکہ میں اسے برت عمر کے اس حصے میں پہنچ گیا ہوں جہاں کوئی سوال جواب مت کرو۔ میں اپنی ہمت کے مطابق بمشکل وقت بھی نبھا پاؤں گا اور اسے ڈھونڈ لوں گا۔ تم صرف اپنی منمانی کرو اور خوش رہو، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ مگر راہیل کا منہ تو یہ سب سن کر ایسے کھلا جیسے جانے کیا خبر سن لی ہو۔ مگر پھر ان کی بات سمجھ کر وہ حیران ضرور ہوا تھا۔ میں بالکل بھی نہیں سمجھا آپ کی کسی بھی بات کا مطلب۔ آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ میرا وہ مان اور غرور جو ایک باپ ہونے کے ناطے میں نے تم پر کیا تھا۔ راہیل نے تڑپ کر ان کا ہاتھ تھام لیے۔ بابا، میرے بغیر بتائے کوریا جانے پر آپ اس قدر ناراض ہیں مجھ سے کہ میری معافی بھی آپ کا دل نرم نہیں کر رہی۔ 2 سال سے میں آپ کو منانے کی کوشش کر رہا ہوں اور راہیل اس سے بھی زیادہ کچھ بول ہی نہ سکا۔ انوار صاحب کو اور بھی تکلیف ہوئی۔ وہ انشرا کا ذکر تک نہیں کرتا تھا۔ وہ اگر ایک دفعہ بات کرتا تو کم از کم اسے بہت کچھ جتلا تو سکتے تھے۔ میں مانتا ہوں میں نے غلط کیا مگر وہ سب تو وقتی تھا۔ آپ نے بغیر بتائے اتنا اچانک میرے نکاح کروا دیا اور اسے گھر بھی لے آئے۔ میں کسی رشتے کو نبھانے کی پوزیشن میں نہیں تھا اور بس اتنا سا احتجاج تو میرا حق بنتا تھا۔ اتنا سا احتجاج؟ یہ اتنا سا احتجاج ہے راہیل؟ کسی کی زندگی داؤ پر لگ گئی تھی اور ان کے بیٹے کو اپنا احتجاج اتنا سا محسوس ہو رہا تھا۔ تمہاری ماں نے تمہاری خواہش پوری کرنے کی خاطر اسے گھر سے نکال دیا۔ وہ در بدر ہو گئی۔ اس کے پاس پیسے نہیں تھے راہیل، نہ ہی کوئی ٹھکانہ۔ تم اسے چاہے طلاق دے دیتے، یوں ذلیل تو نہ کرتے۔ تم نے اسے اتنا ارزاں اور حقیر جان لیا تھا کہ میں اسے تمہارے سر منڈ دیتا۔ تم ایک بار مجھ سے تو بات کرتے۔ یہ سب کچھ کرنے کی کیا ضرورت تھی آخر؟ راہیل نے بے ساختہ ان کے ہاتھ پکڑ لیے تھے۔ اس کے چہرے کا رنگ بدلتا جا رہا تھا۔ بابا، مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہی آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ مجھے آپ کی قسم بابا، میں نے کوئی شرط نہیں رکھی۔ آپ جو بھی کہہ رہے ہیں آپ کو غلط گائیڈ کیا گیا ہے۔ میں تو اس بار انشرا کو لینے آیا ہوں۔ کچھ دیر بعد راہیل نے جیسے دھماکہ کر دیا تھا۔ انوار صاحب کا منہ مارے حیرت کے کھل گیا مگر اس سے پہلے کہ وہ اسے تفصیل بتاتے ایک دھماکہ اور ہو چکا تھا۔ انشرا نے اس چھوٹے سے کمرے کو چمکتا دمکتا پایا اور مسکرا دی۔ وہ جب سے آئی تھی اس کمرے کی تو کیا اس کے ابا کی صحت اور حالت بھی بہتر ہو گئی تھی۔ نشہ تو وہ اب بھی کرتے تھے مگر وہ انشرا کی وجہ سے اس سے ذرا چھپ کر اور کم کم پیا کرتے تھے۔ وہ ان کا بہت خیال رکھ رہی تھی۔ روزانہ صبح انہیں صاف ستھرے کپڑے بدلوایا کرتی۔ بازار جا کر وہ سودا سلف بھی خرید لاتی تھی۔ جو چند ہزار تھے اس میں سے تو آدھے سے زیادہ راشن پانی دوا میں ختم ہو گئے۔ وہ سنجیدگی سے جاب کے متعلق سوچ رہی تھی مگر اتنی کم کوالیفیکیشن میں جاب ملنا ناممکن ہی تھا۔ وہ خاموش ہو گئی۔ اسے آئے 10 دن ہوئے تھے مگر ایسا لگتا جیسے صدیاں بیت گئی ہوں۔ انوار ماموں نے بھی شاید بیٹے کی ضد کے آگے ہار مان لی تھی، اسی لیے ایک بار بھی اس سے ملنے نہیں آئے۔ کبھی سوچتی جانے انہیں وہ خط ملا بھی ہوگا یا نہیں۔ وہ ایک چھوٹے سے کاغذ پر لکھے چند الفاظ تھے جو وہ ان کی کتاب میں رکھ آئی تھی اور اسے اچھی طرح سے معلوم تھا جیسے ہی انوار ماموں اس خط کو پڑھیں گے ان کی ناراضگی ختم ہو جائے گی۔ اس نے طے کر لیا تھا کہ اب ادھر ہی اپنے باپ کے پاس رہے گی۔ راہیل کی زندگی میں نہ وہ پہلے تھی اور نہ اب کبھی دوبارہ وہاں جانے کی ضرورت یا حسرت رہی تھی۔
बहुत बार इसका दिल चाहा वो अनवार मामू को कम अज़ कम एक फ़ोन तो कर ही ले, मगर फिर सोच कर रुक जाती कि क्या फ़ायदा। अब अगर वो इनकी ज़िंदगी से निकल ही आई है तो क्या ज़रूरत है दोबारा मुखल होने की, अनवार मामू को बेचैन करने की। अंशरा बेटी कहाँ हो? वो अपनी सोचों में गुम थी कि अब्बा चले आए। उनके साथ एक अधेड़ उम्र शख्स भी था। अंशरा ने इन्हें देखकर फ़ौरन सर पर दुपट्टा लिया। इनसे मिलो बेटा, ये करीम साहब हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, मेरी बहुत मदद किया करते हैं। उसने धीरे से इन्हें सलाम किया, फिर फ़ौरन निगाह झुका ली। उनकी मुस्कुराती मायनी खेज़ आंखों में बला का सहर था। आंखों में अजीब सी चुभन होने लगी। कैसी हैं आप अंशरा? करीम साहब ने उसके चेहरे पर निगाह गाड़ते सवाल किया तो अंशरा को जवाब देना ही पड़ा। ठीक हूँ। आप खड़े क्यों हैं? बैठे ना करीम साहब। अब्बा को जैसे मेहमान नवाजी का ख्याल अभी आया था। वो परेशान हो गई। भला अब्बा इसे यहाँ अपने घर में क्यों लाए थे? क्या ज़रूरत थी फिर इस शख्स की आंखें? उफ़, अजीब करीह सा अंदाज़ था उनके देखने का। मैं आपके लिए पप्पू की दुकान से ठंडी ठार बोतल पकड़ कर लाता हूँ। इन्हें कुर्सी पर बिठाने के बाद अब्बा ने फ़ौरन ही कहा था। अंशरा को अच्छा नहीं लगा अब्बा इसे एक अजनबी आदमी के साथ यहाँ अकेला बिठाकर बाहर जा रहे थे। असूलन तो इन्हें इसे अंदर लाना ही नहीं चाहिए था, फिर ख़ुद भी पास ही बैठे रहते। हाँ हाँ, ज़रूर ले आओ, और ऐसा करो ये कुछ और पैसे भी रख लो। वापसी पर कुछ फ्रूट ले आना। लगता है तुम अपनी बेटी का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते। रंगत देखो कैसी कुमला सी गई। अरे मैं गरीब जितना कर सकता हूँ करता हूँ साहब, अब क्या करूँ? वैसे भी ये रोज़े रख रही है, तभी शायद थोड़ी कमज़ोर लग रही है। अच्छा तो तुम तलाक लेना चाहती हो? पहले ये बताओ, तुम सिर्फ इसकी मनकोहा थी या बीवी? करीम साहब ने अब्बा के जाने के बाद इससे पहला सवाल ही ऐसा बेबाकाना कर दिया था कि अंशरा की कान की लोहें तक सुर्ख हो गई। ये कैसा सवाल है? इसने कदरे दृष्टि से कहा था। ये बहुत अहम सवाल है। करीम साहब हल्का सा मुस्कुराए। मैं समझी नहीं। जाहिर सी बात है, अब मैं इतनी रकम तुम्हारे बाप के हवाले ऐसे ही तो नहीं करूँगा ना। इसने मुझे तुम्हारे सिर्फ निकाह की खबर दी, रुखसती की नहीं। मगर 2 बरस तुम इस घर में रही। हो सकता है एक ही घर में रहते। वो कह लगाकर मायने खेजी से हंस दिए। अंशरा को इस शख्स से मतली महसूस हुई। ये किस किस्म की बातें करने लगा था वो नाजेबा? आपको सोचना चाहिए। आप मुझसे इस किस्म की बातें करते ज़रा भी अच्छे नहीं लग रहे। इस किस्म की बातें करने के लिए ही मैंने तुम्हारे बाप को अभी 5,000 रुपये पकड़ाए हैं बीबी। 2 साल से ज़ायद का अरसा गुजर गया इसे पैसा खिलाते तुम्हारी आस में कि तुम अब आती हो कि तब। बस अब बहुत हो गया, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। तुम्हारी तलाक मेरा वकील खुद ही ले लेगा, वो तो हमारा ही काम है। अंशरा के जहन में आंधियाँ चलने लगीं। इसके समझ में नहीं आया कि वो कह क्या रहे हैं। वैसे तुम हो तो खूबसूरत, अच्छा खाना पीना मिलेगा तो और भी निखर जाओगी। उन्होंने इसका हाथ पकड़ लिया था। उसकी आंखों में बेबसी से आंसू आ गए। खुदा के लिए मुझे छोड़ दें, खुदा के लिए। वो गिड़गिड़ाई थी। ख़तरे की घंटियाँ एक तवातुर से इसके अंदर बजने लगीं। इसे याद आया मामू ने इसे कितना मना किया था कि हालात चाहे जो भी हों, खुदा के लिए कभी भूल कर अपने बाप के पास मत जाना। वो तुम्हारे पैसे खरे करने में 1 मिनट नहीं लगाएगा। अंशरा को इस रात उन्होंने तादेर समझाया था, मगर जज्बात में आकर इसने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। कैसे कैसे छोड़ दूँ तुम्हें? अब 15 लाख अदा किए हैं, वसूली तो बनती है ना। करीम साहब खबासत से मुस्कुराए। मैं शोर मचा दूंगी, अभी मेरा बाप आ जाएगा। करीम साहब इसकी बात पर ऐसा हंसे कि अंशरा को लगा कि वो पागल हो गए। वो नहीं आएगा, वो खुद ही मुझे यहाँ लाया था। 10 साल हो गए इसे हमारे लिए काम करते। तुम बेफिक्र रहो, वो नहीं आएगा। अंशरा की आंखों के सामने ज़मीन आसमान घूम गए। कोई बाप इतना जालिम भी हो सकता है? हाँ, हर वो मर्द जालिम है जो नशे की लत में होश खो बैठता है। इनसे हर एक बात की तवक्को की जा सकती है। अंशरा को याद आया कि मामू ने इसे यही जवाब दिया था, और अब मामू की बात मानो इसके सामने सच साबित हो रही थी। वो आज सचमुच बेआसरा और बेसाइबान हो गई थी। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। मैं रोज़े की हालत में हूँ। मैं एक शरीफ माँ की बेटी हूँ, खुदा के लिए। यकलख्त इसके मुंह से ही जुमले निकले और करीम साहब वहीं पर रुक से गए। वो जो इसे घसीट कर अपने साथ गाड़ी में बिठाना चाहते थे रुक गए। इन्हें याद आया आज से 10 बरस पहले भी वो यहाँ इस घर में आए थे। वो औरत गालबन अंशरा की माँ थी। उसने भी इसे यही वास्ता दिया था, और वो इतने जालिम तो नहीं हो सकते थे कि अल्लाह के वास्ते रहम की भीख मांगने वाले को खाली हाथ लौटा दें। वो हाथ जोड़े रोते हुए इनके सामने खड़ी थी। वो यकटक किसके चेहरे की तरफ देख रहे थे। तभी दरवाज़ा धड़ाम की आवाज़ से खुला था और कोई अंदर आया था। अंशरा ने आने वाले को एक नज़र देखा और भागकर उनसे लिपट गई। मामू, बिलाखिर मामू आ गए थे। वो इनके सीने से लगकर बिलक बिलक कर रोती रही, और मामू इसका सर थपकते रहे। अनवार मामू खुद भी रो रहे थे, यहाँ तक कि वो बेहोश हो गई। बाकी करीम साहब के साथ के सारे मामलात राहील नहीं तय किए।
इसे होश आया तो मामू के घर में थी और मामू और राहील इसके करीब बैठे हुए थे। वो अभी तक बेखबर थी कि मामू इसके वहाँ होने की इत्तला किसने दी थी, और मामू से ज़्यादा हैरत इसे राहील को अपने कमरे में देखकर हो रही थी। कैसी हो अंशरा? राहील ने इसे देखकर मुस्कुराते पूछा। मैं यहाँ कैसे आई मामू जान? इसने राहील के सवाल को नज़रअंदाज किया और मामू से पूछा। मैं लाया हूँ तुम्हें यहाँ, राहील ने ज़रा रौब से कहा था। इसने ज़रा भी बुरा नहीं मनाया था कि अंशरा ने इसकी बात का जवाब क्यों नहीं दिया था। मामू तो अब भी खामोश थे। हाँ, इसका हाथ अपने हाथ में लिए बस हौले हौले थपक रहे थे। मामू अब मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे? वो उठकर बैठ गई और रोने लगी। राहील ने अपनी मुस्कुराहट दबाई। वो इसकी तरफ देख भी नहीं रही थी, क्योंकि मामू का बेटा तुमसे मुखातिब है और तुमसे बात करना चाहता है ना बाबा? राहील ने बाप की तायद चाही, जो बहुत खामोश थे। मामू जान, आपको मुझे यहाँ नहीं लाना चाहिए था। अंशरा, पहली गलती पर अगर अल्लाह ने तुम्हारी हिफाजत की तो तुम क्या चाहती हो कि बार बार इस गलती को दोहराओ? मामू ने ज़ुबान खोली और अंशरा को पाताल में गिरा दिया। इसका सर झुक गया। अच्छी बेटियां बाप का कहना मानती हैं। हालात चाहे जैसे भी हों, इन्हें वालिदैन का इतबार करना चाहिए, और तुमने मेरा इतबार नहीं किया। मुझे दुख हुआ, तुमने मेरा साथ छोड़ दिया। नहीं मामू जान, मैंने वो सब आपके लिए ही किया था। मैं सोच भी नहीं सकती आपको दुख देना, और मेरी खुशी तुम्हारी इस घर में मौजूदगी थी। अंशरा, तुम्हें ये बात याद रखनी चाहिए थी। मैंने सिर्फ मरी हुई बहन का वादा निभाने के लिए ही तुम्हें इस घर में जगह नहीं दी थी, बल्कि मुझे तुम शुरू से एक बेटी की तरह से अजीज़ हो। और बाखुदा, मैंने कभी तुम्हें अपनी ज़िम्मेदारी नहीं समझा, बल्कि खुशी समझा है। सारी ज़िंदगी तुम्हारी माँ ने जिस मुसीबत में गुजारी, अगर मैं ना होता तो शायद वो तुम्हारी माँ का भी कहीं सौदा कर चुका होता। इससे बाप समझकर भी गिला करना फजूल है। इसे तो रिश्तों की नज़ाकत, उनका एहसास भी नहीं होगा। तुम अपने बाप के लिए सिर्फ एक लड़की थी, जिसके साथ इसका कोई रिश्ता नहीं था और जिसकी ज़ात से वो चंद रुपए कमाकर नशा कर सकता था। मुझे तो बस इतना दुख है, मुझे तुम पर एतमाद था। तुम हर जगह जा सकती हो, अपने बाप के घर नहीं। और इसी एतमाद की बदौलत मैं तुम्हारे बाप के पास नहीं गया, मगर मैं गलत था। और अपनी इस गलती का एहसास मुझे राहील ने दिलाया, जिसने आते ही तुम्हें वहाँ जाकर ढूंढ लिया। बहरहाल अच्छा हुआ, कुछ भी गलत होने से पहले अल्लाह ने मेरी लाज रख ली, वरना मैं गुनाहगार तो मुँह छुपाता फिर रहा था। मामू जान, मुझे माफ़ कर दें। मैंने बहुत दफ़ा सोचा कि आपको फ़ोन करके बता दूं, फिर ये सोचकर मुतमईन हो जाती कि इतनी मुश्किल से आपके घर के हालात बेहतर हुए थे। मुझे वापस जाकर आप सबकी ज़िंदगी में कोई मुश्किलात पैदा नहीं करना चाहिए। वैसे भी मुमानी जान है, तुम्हें दुनिया ज़माने की फ़िक्र है, अपनी क्यों नहीं? चलो अब तुम महफूज हो, क्योंकि अब मेरे अलावा राहील भी तुम्हारे साथ है, और जल्द या बदेर सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारी रुखसती के हवाले से मुझे कुछ तैयारी करनी है, कुछ काम है, मैं चलता हूँ। राहील, तुम ज़रा इसके पास ही रहना, मैं बस थोड़ी देर में लौट आऊँगा। इतना कहकर वह अंशरा को उलझता छोड़कर चले गए थे। वो समझ नहीं सकी क्या माजरा है। ऐसा भी क्या हो गया, काया पलट हो गई। मामू के जाते ही वो भी उठकर कमरे से जाने लगी थी। राहील ने इसे रोक दिया। ठहर जाओ। उसके कदम ढेर हो गए, मगर वो पलटी नहीं थी। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हमारे दरमियान ऐसा कोई ताल्लुक़ नहीं राहील कि हम कोई बात कर सकें। अभी अभी मामू ने जो भी कहा, प्लीज़ परेशान मत हो। मैं आप पर बोझ नहीं बनूंगी, आप अपने फ़ैसले पर कायम रहें। नहीं, ये बात नहीं है दरअसल। तो इसके अलावा बाकी क्या बचता है हमारे दरमियान? प्लीज़ राहील, आप मामू की परवाह मत करें, मैं इन्हें मना लूँगी। वो सब झूठ था, यह अम्मी की नापसंदीदगी में की जाने वाली साजिश। उनकी हर बात में बराबर का शरीक रहा, यहाँ तक कि तुम इस घर से ही चली गई। अम्मी ने जिस दिन मुझे फ़ोन पर बताया, यकीन जानो मुझे खुद से न जाने क्यों कराहियत से महसूस हुई। मुझे अच्छा नहीं लगा, मगर मैं अपने इस एहसास को समझ नहीं सका और किसी फाते की तरह यहाँ वापस चला आया। यहाँ अगर मुझे एहसास हुआ कि मैंने कितना गलत किया, और जानती हो मुझे एहसास किसने दिलाया? किसने? तुमने। तुम्हारी वो तहरीर जो तुमने बाबा के लिए लिख रखी थी। इसे बाबा ने नहीं, मैंने पढ़ा था। और यकीन करो कि मैं तुम्हारी वो तहरीर पढ़कर पाताल में ऐसा गिरा कि अभी तक इसी में धंसा हुआ हूँ। तुमने मेरी बाबा से हिमायत की, जो इतनी दूर बैठा था, तुम्हें बार बार धुतकार रहा था और ये शर्त रख रहा था कि तुम इस घर से जाओगी तो मैं इस घर की दहलीज पार करूँगा। तुमने कहा, मामू जान, राहील आपकी उम्र भर की कमाई और बुढ़ापे का सहारा है। इसे आप एक ऐसी लड़की की खातिर ठुकरा रहे हैं जिसका बाप भी इसका सरपरस्त नहीं है, और जो ज़िंदगी में किसी एक का भी दिल इस एहसास के साथ नहीं जीत पाएगी कि इसने एक मामता को तड़पा कर एक बेटे को दरबदरी का दुख दिया। मैं इस शर्मिंदगी के साथ नहीं जीना चाहती कि मोमानी की आंख में हमेशा मेरी वजह से आंसू आए, और राहील सिर्फ मेरी वजह से पाकिस्तान कभी ना आ पाए। इससे आगे मैं पढ़ नहीं सका। मैं इतना ही पढ़ पाया कि इस दिन के बाद मुझे एहसास हुआ कि तुम कितनी अजीम लड़की हो।
अंशरा, मैं तुमसे माफ़ी का खास्तगार तो हूँ, मगर मैं तुम्हें कभी मजबूर नहीं करूँगा, क्योंकि तुम्हारी मर्ज़ी और मंशा मेरे लिए ज़्यादा मुकद्दम है। अम्मी जान अभी सदमे से नहीं निकल पाई कि 2 साल तक इन्हें धमकियाँ देने वाला उनका बेटा अचानक कैसे बदल गया, कि जिस लड़की से इसे इतनी चिढ़ थी उसके लिए वो इतना हसास हो गया। वो मुझसे नाराज़ हैं और यकीनन तुमसे भी होगी। और बिला इरादा अंशरा ने इसकी बात काट कर इससे पूछा था, अब आप मुझसे क्या चाहते हैं? बात करते करते राहिल रुक कर मुस्कुराया, सिर्फ इतना कि मैंने बड़ी मुश्किलों से सब कुछ ठीक करने की कोशिश की है। जिस वक्त बाबा ने मुझे रोते हुए बताया कि राहिल वो घर से चली गई, तब मैंने बाबा से कहा कि मैं नहीं जानता आप मुझसे क्यों बदगुमान है, मगर मेरी ख्वाहिश तो पाकिस्तान आने के लिए बस इतनी सी थी कि अब की बार वापस जाऊं तो अंशरा मेरे साथ हो। उसने बेसाख्ता सर उठाकर हैरत से राहिल को देखा, जो कि मुस्कुरा रहा था। बाबा ने नहीं सोचा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या सच, और अगर सोचा भी होगा तो पूछा नहीं था, क्योंकि हम अपनों को हमेशा हर मामले में स्पेस देने की कोशिश करते हैं, ये इनका हक होता है। और अब मेरी तुमसे गुजारिश है कि मेरे और अपने रिश्ते को थोड़ा वक्त दो कि इसमें कोई गुंजाइश निकल सके, क्योंकि वक्त और हालात हमेशा इम्कानात के बल पर ही बनते और बिगड़ते रहते हैं। इसने अपनी बात ख़त्म की तो अंशरा ने अपना आंसुओं से तर चेहरा ऊपर उठाया था। मैंने कभी अपने रब से शिकवा नहीं किया अपने किसी भी हालात में, और मेरी ख्वाहिश होगी कि मैं आइंदा भी अपने रब या उसके बंदे से शिकवा ना करूं। और मैं जानती हूँ मैं ऐसा कभी करूँगी नहीं, क्योंकि मेरे अंदर मेरी माँ ने कभी ये चीज़ डाली ही नहीं। आपको मुझसे जितनी भी उम्मीदें हैं मैं हमेशा इन पर पूरा उतरने की कोशिश करूँगी, लेकिन आपको फ़ैसले का अख्तियार हमेशा हासिल रहेगा। आज 27वां रोज़ा है अंशरा, और बाबा ने कहा था तुम्हें ईद की शॉपिंग करवा दूँ, क्योंकि ईद के दूसरे दिन हमारी शादी होगी। उसने अचानक सर उठाया था, मगर मैंने कहा था मुझे भी आपसे शादी नहीं करनी। तुमने मुझे फ़ैसले का अख्तियार दिया है, मैं वही इस्तेमाल कर रहा हूँ। मुबहम सा मुस्कुराया। लेकिन मैंने ये अख्तियार आपको मजबूरी या तरहम में इस्तेमाल करने के लिए नहीं दिया। ना तो ये मजबूरी है और ना ही रहम, ये मेरे दिल की खुशी और सुकून है, जो जल्द ही मोहब्बत में बदलने वाली है। मैंने अपना आप तुम्हारे सामने खोल कर इसलिए रख दिया अंशरा कि तुम मुझे अच्छे से जान कर फ़ैसला कर सको कि मुझे ऐसे आदमी से मोहब्बत की गुंजाइश निकल सकती है या सिर्फ नफ़रत की। और तुम्हारा अख्तियार ये एहसास दिला रहा है कि तुम्हारे दिल में गुंजाइश निकल सकती है। और मुमानी जान, इन्हें थोड़ा वक्त लगेगा इस बात को समझने में, वैसे कसूर इनका भी नहीं। जो कुछ भी हुआ उन्होंने मेरी मोहब्बत में किया, असल मुजरिम तो मैं हूँ। अगर इसे माफ़ी मिल सकती है, यकीनन तुम अम्मी जान को भी माफ़ कर दोगी। ना तो मैं आपसे नाराज़ हूँ, ना मुमानी जान से, ना किसी और से। ये मेरे नसीब की कठिनाइयाँ थीं जो अब ख़त्म हो गईं। अल्लाह का शुक्र कि मैं साबित कदम रही। मैं मुमानी जान से मिलने जा रही हूँ इस उम्मीद के साथ कि शायद कभी उनके दिल में मेरे लिए गुंजाइश निकल सके। वो मुस्कुराते हुए आगे बढ़ी थी, तो इस ईद पर मैं तुमसे एक वादा लूँगा। वो थोड़ा सा रोमांटिक हुआ। अंशरा के इजहार ने इसे हल्का फुल्का कर दिया था। कैसा वादा? कि मैं जितनी भी गलतियाँ करूँगा तुम हमेशा जवाब में मुझे प्यार दोगे, और गुस्सा तो बिल्कुल भी नहीं। उसने सीढ़ियाँ उतरते आंखें निकाल ली। हैं, मैंने कभी इजहार किया? इसकी हैरत राहिल को मज़ा दे गई। अच्छी लड़कियाँ अपनी मोहब्बत का इजहार सर झुकाकर ऐसे ही किया करती हैं जैसे भी तुमने किया। मगर मैंने भी क्या कहा? अंशरा के ऊपर का खाली पोर्शन बजने लगा। यही राहील कि मैं आपसे इतनी शदीद मोहब्बत करती हूँ और करती रहूँगी कि अगर आप ज़िंदगी में किसी भी वक्त दूसरी शादी का ख्याल अपने दिल में लाएंगे तो मैं आपको ये इख्तियार सौंप दूँगी और आप अपनी मर्ज़ी से शादी कर लेंगे। राहील ने कुछ इस कदर मासूमियत से कहा कि लम्हा भर को अंशरा सोच में पड़ गई। क्या वाकई अपनी बेवकूफ़ी में वो ये सब कह गई है? तभी हैरत से पूछ भी गई, अच्छा क्या वाकई मैंने ये सब कहा? राहील ने मुस्कुराहट दबाते इस बात में सर हिलाया। अब मैं इतनी भी बेवकूफ़ नहीं हो सकती यकीनन, उसने बुरा मानते हुए कदरे नरूठेपन से कहा था। अच्छी बीवियां बेवकूफ़ ही होनी चाहिए। शौहर की काफ़ी सारी कोताहियां तभी नज़रअंदाज हो सकती हैं, और अच्छे शौहर में क्या आला सिफ़ात होनी चाहिए। उसने भी इस बार मुस्कुराहट दबाई। इन्हें सिर्फ इन्हीं बेवकूफ़ भोली बीवी से प्यार करना चाहिए, जो कि मैं हमेशा करूँगा। मंजूर है? इसने अपना हाथ फैलाए शर्माई लजाई अंशरा को देख कर पूछा। मंजूर है। उसने इसके हाथ पर हाथ रखा। आसमान के वसी थाल पर कहकशां बिखरी, खुश रंगों की थाप जोजी। बहार ने खरामा खरामा अंगड़ाई ली और ईद की मोहब्बत सरजमीन पर कदम रखा। ईद का चांद तुलू होने से पहले मुस्कुराया कि एक बार फिर इसने दो दिलों का मिलन करवा दिया था। ये कहानी अपने इख्तिताम को पहुंची। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह पाक हाफ़िज़।